Welcome to NCRT History and Social Science. Today we will discuss a very important historical topic that is about a traveler that visited India during the Mughal period, and that was Francois Bernier. So today in this video we will discuss about Francois Bernier and his observations of Indian society, Mughal rule and various cities, Indian culture, Indian traditions, and especially the religious practices and the condition of women in India. So if you do not subscribe my channel, then subscribe it, like it, share it, and comment on my channel. So let's begin today's topic, that is Francois Bernier. Francois Bernier was a French बाय बर्थ एंड डॉक्टर और अ फिजिशियन बाय प्रोफेशन. तो फ्रैंकोइस बर्नियर की अगर हम बात करें तो सिंपल सा है कि वो फ्रैंकोइस बर्नियर जो है फ्रांस के रहने वाले थे और प्रोफेशन से एक डॉक्टर या फिजिशियन थे. उन्होंने भारत में एज ए पॉलिटिकल फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया. बहुत सारी फिलोसॉफी उनकी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और एक इतिहासकार के रूप में भी उनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है. वो मुग़ल पीरियड में इंडिया में अपने कुछ अवसरों की तलाश में भारत में आए थे और इसी के दौरान वो लगभग 12 वर्ष तक भारत में रुके थे, फ्रॉम 1656 टू 1668. ही वॉज अ फिजिशियन टू प्रिंस दारा शिको. वो दारा शिको जो शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे थे, एल्डेस्ट सन ऑफ एम्परर शाहजहाँ, और औरंगज़ेब के बड़े भाई थे दारा शिको, उनके फिजिशियन के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी. बर्नियर ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड रोट अकाउंट्स बेस्ड ऑन हिज ऑन ऑब्जर्वेशन एंड कंपेयर्ड द सोशल कंडीशन इन इंडिया विद द सिचुएशन इन यूरोप. अब बर्नियर का अगर हम जो ऑब्जर्वेशन है इंडिया को देखें तो उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सारा ऑब्जर्व किया था और उन्होंने जो भी इंडिया में ऑब्जर्व किया उसको यूरोपियन सोसाइटी, यूरोपियन कल्चर, यूरोपियन ट्रेडिशन, हर चीज़ यूरोपियन के साथ उन्होंने कंपैरिजन भी दिया. तो बर्नियर जो है उन्होंने मिडाइवल पीरियड में, मुगल पीरियड में इंडियन सोसाइटी का जो है यूरोपियन हिस्ट्री के साथ कंपैरिजन किया है. ही डेडिकेटेड हिज वर्क्स टू लुई 14 द किंग ऑफ फ्रांस. उन्होंने अपना वर्क जो भी किया था उस समय के फ्रांस के रूलर थे लुई 14, उनको डेडिकेट किया है. हिज वर्क्स वर पब्लिश्ड इन फ्रांस इन 1670 एंड 71 एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, डच, जर्मन एंड इटालियन लैंग्वेजेस. तो यहाँ से भारत से लौटने के बाद 1670 में फ्रांस में उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो ट्रैवल्स इन द मुग़ल एम्पायर नाम की हेडिंग के साथ, एक बुक के साथ पब्लिश हुआ. और ये बुक जो है बहुत सारे लैंग्वेजेस में, स्पेशली यूरोपियन लैंग्वेज, इंग्लिश, डच, जर्मन और इटालियन में ट्रांसलेट हुई है. और जो मेन पॉइंट है इसमें हमें याद रखना है कि उनकी इस बुक का नाम है ट्रैवल्स इन द मुग़ल एम्पायर. ठीक है, ये उनकी बुक है, ये उनकी ऑब्जर्वेशन है, जो भी उन्होंने इंडिया में ऑब्जर्व किया वो इस बुक में उन्होंने लिखा है. ठीक है, अब अपनी बुक में उन्होंने यूरोपियन माइंडसेट के अकॉर्डिंग जो है इंडियन सोसाइटी को या ईस्टर्न जो इंडियन और एशियन सोसाइटीज़ है उनको यहाँ पर कंपेयर किया है. बर्नियर्स ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर प्रोवाइड्स ए डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन एंड क्रिटिकल इंसाइट. उन्होंने पूरी डिटेल में सभी तरह की चीज़ों को लिखा और आलोचनात्मक दृष्टि से उन्होंने हमारे इस बुक में जो भी ऑब्जर्व किया है वो उन्होंने मेंशन किया है. ही कंस्टेंटली कंपेयर द मुगल इंडिया विद कंटेम्प्रेरी यूरोप. और उन्होंने लगातार हर चीज़ में जो है मुगल भारत के इतिहास को यूरोप के इतिहास के साथ कंपेयर किया है. ही एम्फेसाइज्ड द सुपीरियरिटी ऑफ द यूरोपियन सोसाइटी. और इस ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन लास्ट में, उसकी बुक का जो कंक्लूजन है वो इस प्रकार से है कि उन्होंने भारतीय मुगल काल की जो भी विशेषताएं थी उसके कंपैरिजन में यूरोपियन सोसाइटी को, यूरोपियन हिस्ट्री को, यूरोपियन इकोनॉमी को बेहतर कंडीशन में पाया. तो उसने अपने कंक्लूजन में यूरोपियन सोसाइटी को बेहतर बताया है अपनी इस बुक के माध्यम से. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. बर्नियर्स डिस्क्रिप्शन ऑन द सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया. अब इंडियन सोसाइटी के बारे में बर्नियर का क्या ऑब्जर्वेशन था अगर हम उसको देखें तो बर्नियर डिस्क्राइब्ड इंडियन सोसाइटी एज कंसिस्टिंग ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड मासेस ऑफ अ वेरी रिच एंड पावरफुल रूलिंग क्लास. सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन जो बर्नियर की बुक से हमें जानने को मिलता है कि उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो सोसाइटी थी मेनली 2 क्लास में ही डिवाइड थी, जिसमें एक
बहुत एक बड़ा वर्ग जो था वो बहुत रिच था, और एक उससे भी बड़ा और बहुत बड़ा वर्ग था जो बहुत पुअर था. तो ओनली देयर वर टू types of society according to Francois Bernier. Society was divided into only two classes, that were poor and rich. There was a wide gap between the poorest of poor and richest of the rich. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर था, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल डिफरेंस उसमें देखने को मिलता है. ही सेज देयर इज़ नो मिडिल स्टेट इन इंडिया. सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो बर्नियर ने अपनी बुक में दिया है कि देयर इज़ नो मिडिल स्टेट, इंडिया में मध्यम वर्ग का अस्तित्व नहीं था. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बर्नियर ने इंडियन सोसाइटी के बारे में कही थी. फिर अगर हम बात करें कि ये जो रिच और पुअर का जो डिफरेंस था उसके बारे में उसका क्या कहना था, तो उसने इसको लैंड ओनरशिप एक नाम दिया है. भूमि स्वामित्व का जो है वो एक आधार बताया है. ही हैड अ फर्म बिलीफ. According to Bernier, one of the fundamental difference between Mughal India and Europe was the lack of private property in the Indian society. जो सबसे बड़ा डिफरेंस बर्नियर के अकॉर्डिंग, उसके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो भारत और यूरोप में था वो ये था कि भारत में प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसका अस्तित्व नहीं था. लोगों को संपत्ति का अधिकार, निजी संपत्ति का अधिकार नहीं था, जबकि यूरोपियन सोसाइटी में था. ठीक है, बर्नियर जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी के गुणों में, निजी संपत्ति के जो विशेषताएं होती उसमें बहुत विश्वास रखता था. क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड वॉज हार्मफुल फॉर बोथ स्टेट एंड इट्स पीपल. और बर्नियर ने ये ऑब्जर्व किया कि भारत में सारी संपत्ति जो है, देश की सारी जमीन जो है उसका मालिक राजा होता था, जिसे क्राउन ओनरशिप उसने नाम दिया. और इस क्राउन ओनरशिप की वजह से ये राज्य के लिए भी और जनता दोनों के लिए बहुत नुकसानदायक रहता था, ऐसा उसका मानना था. ही थॉट दैट द मुगल एम्परर ओन्ड ऑल लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट अमॉन्ग द नोबल्स. उसका यह मानना था कि भारत में मुगल राजा जो है वो सारी ज़मीनों के मालिक होते थे, और वो अपनी इस ज़मीन को फिर नोबल्स में फर्दर डिवाइड कर देते थे, यानी नोबल्स में जागीर के रूप में बांट दी जाती थी. ही आर्ग्यूड दैट लैंड्स अंडर द क्राउन ओनरशिप कुड नॉट बी पास्ड ऑन देयर चिल्ड्रन. और उसका ये भी मानना था कि ये जो लैंड ओनरशिप का राइट था वो जागीरदार या जमींदारों के बाद उनके बच्चों को पास ऑन नहीं होता था मुगल पीरियड में. यानी जो जमींदार है या जो मनसबदार है, जो नोबल है, एक बार उसको ज़मीन मिल जाती थी और जब उसकी मृत्यु हो जाती थी तो वो उसके पुत्रों को नहीं मिलती थी. सो दे वर एवर्स टू एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन दिस सस्टेनेंस एंड एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन. और यही एक कारण है जो बर्नियर ये मानता था कि इस वजह से ये जो जागीरदार, मनसबदार या जो नोबल्स, लैंडलॉर्ड्स होते थे वो कभी भी ज़मीन में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता था. और इस वजह से जो है यहाँ पर ज़मीन का लैंड प्रोडक्शन रेगुलरली जो है डिक्लाइन होता गया. द एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रिवेंटेड द एमरजेंस ऑफ द क्लास ऑफ इम्प्रूविंग लैंडलॉर्ड्स एज इट वॉज इन वेस्टर्न यूरोप टू मेंटेन एंड इम्प्रूव द लैंड. और यही चीज़ जो है बर्नियर ऑब्जर्व करता है कि भारत में ये जो लेक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी की विशेषता थी कि लोगों की ज़मीन जो है, किसानों की ज़मीन उनकी निजी संपत्ति नहीं होती थी, और इस वजह से वो उस ज़मीन की डेवलपमेंट के लिए कोई प्रयास नहीं करते थे. न तो किसान करते थे, न जमींदार करते थे. और इस वजह से भारत में रेगुलरली जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है डिक्लाइन होता गया, जबकि यूरोप में ऐसा नहीं होता था. इट हैड रूइंड द एग्रीकल्चर एंड ऑप्रेस्ड द पीजेंट्स एंड the living standards of all sections in the society declining except the ruling aristocracy. और यही एक बड़ा कारण बर्नियर का यह मानना था कि भारत में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के डिक्लाइन होने, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड के बहुत कमज़ोर होने या बिलो लिविंग स्टैंडर्ड के लोगों के रहने का कारण ये था कि यहाँ पर क्राउन ओनरशिप थी, लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, और इस वजह से सोसाइटी जो है वो निम्न अवस्था में पहुँच गई. सिर्फ अमीर लोग ही अमीर रह गए, बाकी सब लोग यहाँ पर गरीब हो गए थे. और यही चीज़ को उसने सबसे बड़ा कारण बताया. तो लैंड ओनरशिप, लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी या क्राउन ओनरशिप बर्नियर के अकॉर्डिंग हमारे देश में जो गरीबी और अमीरी के बीच अंतर का मुख्य कारण था. बर्नियर्स डिस्क्रिप्शन ऑन मुगल एम्परर हिज सब्जेक्ट. अब मुगल राजा और जनता प्रजा के बारे में बर्नियर का क्या मानना था, तो बर्नियर डिस्क्राइब द मुगल एम्पायर एज द किंग ऑफ बैगर्स एंड बारबेरियंस. बर्नियर ने मुगल राजाओं को भिखारियों और जंगली लोगों का शासक माना है. यानी मुगल राजा की जो प्रजा थी वो
या तो भिखारी की थी, इस स्थिति में थी, या बहुत जंगली अवस्था में थी। Its cities and towns were ruined and contaminated with ill air, and its fields overspread with bushes and full of pestilential marshes. बर्नियर का जो ऑब्जर्वेशन था उसके अनुसार मुगल पीरियड के जो शहर और कस्बे थे वो नष्ट भ्रष्ट हो चुके थे और उनसे बहुत ही बदबूदार हवाएं आती थी, यानी बहुत खराब प्रदूषित हवा वहाँ मिलती थी। और यहाँ के खेत जो थे वो लंबे चौड़े तो थे लेकिन उनमें झाड़ियाँ और जो है अनवांटेड प्लांट्स जो है वो उगे रहते थे, यानी फसल खेतों वाली ज़मीन जो है वो कम देखने को मिलती थी, उनमें भी जो है झाड़ियाँ और बुशेस जो है वो होते रहते थे। तो दोनों ही शहरों और गांव दोनों ही उसको पसंद नहीं आए। ही एट्रीब्यूटेड ऑल दीज प्रॉब्लम्स टू द क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड, और इन सब चीज़ों का कारण उसने क्राउन ओनरशिप को बताया। क्राउन ओनरशिप का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, ज़मीन का जो मालिक है वो राजा के नियंत्रण में ही सारी ज़मीन रहना। बर्नियर सेज दैट देयर वाज द प्रैक्टिस ऑफ क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड एंड नो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड और प्राइवेट प्रॉपर्टी। और उसका ये मानना था कि भारत में सिर्फ जो है क्राउन ओनरशिप ही थी, ज़मीन का मालिक राजा ही होता था, प्राइवेट प्रॉपर्टी निजी संपत्ति जो है ये ज़मीन के रूप में किसानों की नहीं होती थी, और यही उसके अनुसार सारी समस्याओं की जड़ थी। बट नन ऑफ द मुगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट शो दैट द स्टेट वाज द सोल ओनर ऑफ लैंड। अब बर्नियर ने जो ऑब्जर्व किया है उसको अगर हम तत्कालीन भारतीय इतिहासकारों या उस समय के जो रिकॉर्ड्स हैं, उस समय के जो क्रॉनिकल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो किसी भी मुगल इतिहासकार ने इस तरह की चीज़ नहीं लिखी है कि उस समय सारी ज़मीन राजा की ही होती थी। तो बर्नियर का ऑब्जर्वेशन उसके अकॉर्डिंग था, ये जो है पूरी तरह सत्य नहीं लगता है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल क्रॉनिकल्स ऑफ अकबर रेन, अबुल फजल द मुगल एम्परर कलेक्टेड ओनली द रेन्यूमरेशन फ्रॉम द पीपल फॉर द प्रोटेक्शन गिवन बाय द स्टेट एंड नो रेंट वाज कलेक्टेड। अब अकबर का इतिहासकार अबुल फजल जो है अपने क्रॉनिकल अकबरनामा में लिखता है कि राजा या सुल्तान या नवाब जो भी होते थे मुगल शासक, वो जनता की सुरक्षा के बदले में जो सेना के माध्यम से राजा प्रोवाइड कराता था उसके बदले में वे सिर्फ उसका खर्चा जनता से लेते थे, और ज़मीन का कोई किराया जो है वो किसानों से या लोगों से नहीं लिया जाता था, सिर्फ जनता की सुरक्षा का खर्च जो है राजा वसूलता था। बर्नियर रिगार्डेड द रिन्यूमरेशन एज लैंड रेवेन्यू सिंस इट वाज वेरी हाई समटाइम्स, और बर्नियर ने इसी रिन्यूमरेशन, इसी खर्चे को जो है वो लैंड रेवेन्यू का नाम दिया है। और उसका ऐसा मानना इसलिए था क्योंकि ये रिन्यूमरेशन जो है बहुत ज़्यादा होता था, यानी मुगल जो है बहुत ज़्यादा रिन्यूमरेशन उस समय किसानों से लेते थे। Burnier's description on land ownership in Mughal India, none of the Mughal official documents state the king was the sole owner of the land। किसी भी मुगल जो रिकॉर्ड में राजा को ज़मीन का मालिक नहीं माना गया है, और अबुल फजल ने जो है इसको जो है रिन्यूमरेशन का नाम दिया है क्योंकि वो जनता की रक्षा करते थे, रेवेन्यू नहीं था। अब बर्नियर के अकॉर्डिंग इस लैंड ओनरशिप का जो क्राउन ओनरशिप का जो नियम था उसके क्या गलत प्रभाव हमारे देश में देखने को मिलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिम, एब्सेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डर्स कुड नॉट पास ऑन द लैंड टू देयर चिल्ड्रन, दस दे डिडंट टेक एनी इंटरेस्ट इन द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। तो उसका यह कहना था कि जो ज़मीनें राजा द्वारा नोबल्स को दी जाती थी वो उनके बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं होती थी उनकी डेथ के बाद, इसलिए ये जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो ज़मीन में किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किसी तरह का कोई खर्चा नहीं करते थे, और इसलिए प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होता था। इट प्रिवेंटेड द एमरजेंसी ऑफ इम्प्रूविंग लैंडलॉर्ड्स, और इसकी वजह से जो लैंडलॉर्ड्स है वो और बड़े लैंडलॉर्ड्स जो है वो नहीं बन पाए। इट लेड टू द रुइनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसकी वजह से जो है कृषि जो है भारत में रुइन हो गई, वो नष्ट हो गई। इट ब्रॉट ए कंटिन्यूस डिक्लाइन ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और इसी वजह से भारत में हर वर्ग के लोगों का जीवन स्तर जो है लगातार गिरता गया। इट लेड टू द एक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ द पेजेंट्री, और इसी वजह से किसानों का बहुत अधिक शोषण जो है भारत में होने लगा था, क्योंकि भारत में क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड था, ऐसा बर्नियर का मानना था। ठीक है। अब बर्नियर के इसी आइडिया पर एक नई थ्योरी जो है डेवलप हुई जिसको ओरिएंटल डेस्पोटिज्म या टिरेनी कहा जाता है। पूर्वी समाज की जो है
एक तरह का आतंक या अन्याय जो है इसको कहते हैं। बर्नियर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड ओनरशिप इन्फ्लुएंस वेस्टर्न थ्योरिस्ट फ्रॉम द 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। बर्नियर के ही डिस्क्रिप्शंस को पढ़कर 18th सेंचुरी के बाद के जितने भी यूरोपियन इतिहासकार थे, पश्चिमी इतिहासकार थे, उन्होंने नई तरह की विचारधारा जो है पूर्वी एशिया के देशों के बारे में बनाई। फॉर इंस्टेंस द फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू यूज बर्नियर्स अकाउंट एंड डेवलप द आइडिया ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। और जो फ्रांस का एक बहुत बड़ा राजनीतिक इतिहासकार और विचारक रहा है, मोंटेस्क्यू फिलोसोफर रहा है, उसने बर्नियर के अकाउंट के बाद ही ये जो विचार है ओरिएंटल डेस्पोटिज्म उसका विकास किया। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया इन एशिया और द ओरिएंट और द ईस्ट द किंग एंजॉयड एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर हिज सब्जेक्ट्स इन ऑल लैंड्स। और इस ओरिएंटल डेस्पोटिज्म की विचार के अनुसार पूर्वी एशिया के जितने भी देश हैं या भारत देश है, वहाँ पर राजा ही जो है वो सारी अधिकार उसके पास होते हैं, सारी शक्तियाँ उसके पास रहती है और वही ज़मीन का मालिक भी होता है। देयर वॉज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, ऑल पीपल एक्सेप्ट किंग एंड नोबल्स स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। और इसी वजह से यहाँ पर निजी संपत्ति नहीं होती है और इसी कारण से राजा और बड़े बड़े जो अभिजात वर्ग के लोग हैं वही जो है अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाते हैं और बाकी सारी जनता जो है अपना जीवन निर्वाह बड़ी कठिनाई से कर पाती थी। तो ये बर्नियर के विचारों के आधार पर ही ये थ्योरी डेवलप हुई। और इसी बर्नियर के थ्योरी के बाद और भी लोगों ने इस तरह की बातें की है, जिसमें कार्ल मार्क्स जो एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट विचारक रहे हैं जर्मनी के, उन्होंने भी अपना आइडिया डेवलप किया है, द आइडिया ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। और उन्होंने इसको एशियाई उत्पादन का तरीका बताया है कि एशिया में इसी तरह से वस्तुओं का उत्पादन होता है। बिफोर कोलोनियलिज्म सरप्लस प्रोडक्शन वाज अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। और उसका यह मानना था कि भारत में उपनिवेशीकरण या एशिया में उपनिवेशीकरण यूरोपियन के आगमन से पहले राजा ही जो है सारे सरप्लस प्रोडक्शन को ले लेते थे। दिस लेड टू द एमरजेंस ऑफ अ सोसाइटी दैट वाज कंपोज्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑटोनोमस एंड इगिलिटेरियन विलेज कम्युनिटीज़। और इसी वजह से हमारे देश में बहुत बड़ा जो है एक सामंतिक जो है ग्रामीण जो संरचना है उसका विकास हुआ। द इम्पीरियल कोड रेस्पेक्टेड दीज विलेजेस एज लॉन्ग एज द फ्लो ऑफ सरप्लस वॉज कंटिन्यूड। और उसका यह मानना था कि ये जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे वो विलेज कम्युनिटी को तब तक जो है रेस्पेक्ट देते थे जब तक कि वो सरप्लस प्रोडक्शन उनको मिलता रहता था। यानी किसानों का सारा सरप्लस प्रोडक्शन लैंडलॉर्ड्स, नोबल्स और राजा ये जो है वो आपस में बांट लेते थे। मार्क्स रिगार्डेड दिस एज ए स्टैग्नेंट सिस्टम। और मार्क्स के अकॉर्डिंग ये जो किसानों के सारे प्रोडक्शन को अमीरों द्वारा ले लेने की प्रथा को एक बहुत ही स्टैग्नेंट और पुरानी जो है पद्धति मानता था, जो भारत और एशिया के देशों में चलती थी। इसी को उसने एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन कहा है। ठीक है। और ये सब बर्नियर द्वारा जो बुक ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर लिखी है उसके आधार पर कार्ल मार्क्स ने इस तरह की थ्योरी दी है। ठीक है। अब व्हाट वाज द मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी विच बर्नियर नोटिस इन द मुगल एम्पायर। इसके अलावा बर्नियर ने और क्या नोटिस किया हमारे इस इंडियन सोसाइटी में, तो आर्टिजन्स हैड नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द देयर मैन्युफैक्चर। बर्नियर ने इंडिया की सोसाइटी में देखा कि जितने भी कारीगर, शिल्पकार लोग जो हाथों से चीज़ों, वस्तुओं को बनाते थे, उनको किसी तरह की उनके द्वारा बनाई गई किसी विशिष्ट वस्तु का कोई इंसेंटिव, कोई अतिरिक्त मेहनताना या अतिरिक्त जो है एक लाभ उन्हें नहीं प्रदान किया जाता था। और इसकी वजह से भारत में किसी भी नई चीज़ का आविष्कार या इनोवेशंस जो है वो प्रक्रिया भारत में रुक गई। प्रॉफिट्स वर एप्रोप्राइड बाय द स्टेट। जितना भी लाभ होता था वो सब सरकार अपने पास रख लेती थी, राजा के पास चला जाता था। प्रोडक्शन वाज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लाइन। और इसी वजह से भारत में वस्तुओं का उत्पादन लगातार इस मुगल पीरियड में गिरता जा रहा था। वास्ट क्वांटिटीज ऑफ द वर्ल्ड्स प्रीशियस मेटल्स गोल्ड सिल्वर फ्लोड इनटू इंडिया इन एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर्स। और एक और चीज़ जो बर्नियर ने मेंशन की है कि भारत में जो है दुनिया की जो कीमती धातु हैं, सोना और चांदी, उसका जो है सिर्फ इनफ्लो ही इंडिया में देखने को मिलता है, क्योंकि इंडियन एक्सपोर्टर जो भी चीज़ें बनाते थे उसको सोने और चांदी में ही वो बेचते थे। तो ये सारी चीज़ें भी बर्नियर ने इस समय मुगल पीरियड में ऑब्जर्व की है। अब मुगल शहर के बारे में उसका क्या कहना था, तो 15% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन टाउन्स। मुगल पीरियड के दौरान देश की जनसंख्या का लगभग 15% शहरों में रहती थी। बर्नियर डिस्क्राइब मुगल सिटीज़ एज कैंप टाउन्स। बर्नियर ने मुगल शहरों को कैंप टाउन्स के रूप में वर्णित किया है कि वो ज़्यादातर सैनिक शहर थे।
ठीक है, जहाँ सेना रहती थी, सेना के सुरक्षा में जो है ज़्यादातर शहर होते थे। ऑल काइंड्स ऑफ टाउन्स, मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स, ट्रेडिंग टाउन्स, पोर्ट टाउन्स के सेक्रेड सेंटर्स, पिलग्रिमेज टाउन्स एक्सेट्रा वर देयर। और इसके अलावा ये जितने भी शहर थे, सभी तरह के, जहाँ पर व्यापारिक शहर भी थे, बंदरगाह शहर थे, धार्मिक केंद्र थे, वो सभी भी जो है एक तरह के कैंप टाउन शहरों के रूप में ही थे। देयर एग्जिस्टेंस इंडिकेट्स द प्रॉस्पेरिटी ऑफ मर्चेंट कम्युनिटी। अब इतने सारे शहरों का होना जो है, बर्नियर का मानना था कि उस समय व्यापारिक गतिविधियां जो है और व्यापारिक समुदाय हमारे इंडिया में बहुत सारे थे, जिनकी वजह से इतने तरह के शहर इंडिया में बसे थे। मर्चेंट स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑर्गेनाइज इनटू कास्ट कम ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स। और उसने ये माना कि यहाँ की जो व्यापारिक समुदाय था वो ऑर्गेनाइज, संगठित होकर जो है यूनियंस के रूप में, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, जो हम पहले श्रेणीज और ये सब पढ़ चुके हैं, उसके रूप में, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये काम करते थे। जाति से ज़्यादा ये अपने कार्य की जो संगठन है, अपना वर्क जो संगठन है, उसके रूप में काम करते थे। फिर अब हम बात करते हैं, बर्नियर ने भारत में जो है एक और चीज़ के बारे में स्पेशली मेंशन किया अपनी बुक द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, और वो है सती प्रथा के बारे में। बर्नियर हैज़ प्रोवाइडेड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ सती इन हिज अकाउंट। उसने बहुत डिटेल में सती प्रथा के बारे में लिखा है। ही मेंशन्ड दैट व्हाइल सम वुमेन सीम टू एम्ब्रेस डेथ चीयरफुली, अदर्स वर फोर्स टू डेथ। उसने ये लिखा है कि भारत में बहुत सारी महिलाएं खुद अपनी इच्छा से सती बनती थी, लेकिन बहुत सारी महिलाओं को जबरदस्ती सती किया जाता था। ही ऑल्सो नोटिस द चाइल्ड सती विच अ 12-year-old यंग विडो सेक्रीफाइस। उसने खुद अपनी आंखों से एक 12 साल की लड़की को सती होते हुए देखा है। ये चीज़ जो है उसने स्पेशली मेंशन की है कि किस तरह से उसको सती किया गया। फिर उस बर्नियर ने अपने ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर में डिटेल में महिला श्रम जो भारत में किया जाता था उसके बारे में भी लिखा है। वुमेन लेबर वॉज क्रूशियल इन बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। उसमें ये लिखा है कि भारत में महिला श्रम जो है कृषि और जो नॉन कृषि कार्य होते थे उन सभी में बहुत महत्वपूर्ण रहता था। वुमेन फ्रॉम मर्चेंट फैमिलीज पार्टिसिपेटेड इन कमर्शियल एक्टिविटीज़। उसने ये लिखा है कि भारत में महिलाएं या व्यापारिक घरानों की महिलाएं, जो ट्रेड एक्टिविटीज़ वाले परिवार थे, उसमें महिलाएं जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करती थी, लेन देन के कार्य भी करती थी। देयरफॉर इट सीम्स अनलाइकली दैट वुमेन वर कन्फाइंड टू द प्राइवेट स्पेसेस ऑफ देयर होम्स। और बर्नियर के अकाउंट को पढ़कर ये लगता है कि उस समय भारतीय समाज में मुगल पीरियड के दौरान जो है महिलाएं घरों तक सीमित नहीं थी, वो घर के बाहर के कार्य भी करती थी, ऐसा जो है बर्नियर का अकाउंट बताता है। तो ये सारी चीज़ें बर्नियर की बुक ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर से हमें जानने को मिलती है। और यही बर्नियर का जो है भारत का बारे में जो डिस्क्रिप्शन था यहाँ पर हमने देख लिया है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।